गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई होप यू ऑल आर वेल। मैं हूं डॉक्टर मेघराज। स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन आया है कि सर व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कोड एंड एक्ट। ये क्वेश्चन हर लॉ स्टूडेंट को बैफल करता है, कंफ्यूज करता है। बिकॉज जब हम लॉज पढ़ते हैं तो कुछ हमारे जो लॉ हैं लाइक इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, एंड उसी के साथ कुछ हम लोग पढ़ते हैं द लिमिटेशन एक्ट 1963, द कंपनीज एक्ट 2013, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। सो इस तरह से कुछ जो हमारे पास कानून है उनके लास्ट में एक्ट लगता है और कुछ कानून के लास्ट में कोड होता है। यहाँ पे एक दूसरा कन्फ्यूजन का रीज़न है कि जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे या और किसी मीडियम पे जो अनऑथेंटिक है उससे स्टूडेंट और भी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली इनके अंदर क्या डिफरेंस है। कोड और एक्ट दोनों ही जो है वो स्टैच्यूट हैं, दैट मीन ए लॉ इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। दोनों का ही इनेक्टमेंट होता है। कोड को हिंदी में संहिता कहते हैं और एक्ट को अधिनियम कहते हैं। दोनों ही इनेक्ट होते हैं। तो फिर इनके अंदर डिफरेंस क्या है? एक्ट जो है वो उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर लॉ होता है। ज़रूरी नहीं वो नया ही हो, कई बार अमेंडमेंट के साथ भी होता है। और ये जो है उस पूरे सब्जेक्ट मैटर को पूर्णतः नहीं कवर करता है। कोड जो होता है वो एग्जॉस्टिव होता है, कंसोलिडेटेड होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे। अगर हम बात करें इंडियन पीनल कोड की, जब इंडियन पीनल कोड इनेक्ट हुआ था तो उस समय जो भी पीनल एक्टिविटी थी, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज एटसेट्रा, सब तरह के जो पीनल प्रोविजंस थे, जो ऑफेंसेस थे उसके अंदर कवर हुए थे। और इसी तरह से हम देखते हैं सिविल प्रोसीजर कोड, तो उससे प्रोसीजर से सिविल कोड्स में जो प्रोसीजर है उसको एग्जॉस्टिवली कवर करता है। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो हमारा है वो क्रिमिनल प्रोसीजर जो है कोर्ट्स के अंदर चलता है उसको पूरी तरह से कवर होता है। अब कैसे पता लगाएं कि कोई जो हमारा एक्ट है, जो कानून है, वो कंसोलिडेटेड है, वो एग्जॉस्टिव है या नहीं है? इसको पता लगाने के पीछे जो है आपको जाना पड़ेगा प्रियम्बल, जहाँ से एक एक्ट स्टार्ट होता है सेक्शन 1 से पहले। उससे ऊपर जो है आपको मिलेगा द टाइटल ऑफ द शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट, एंड अंडर द शॉर्ट टाइटल यू विल फाइंड ए लाइन। जो इटैलिक में लाइन होती है वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल होता है, इसी तरह स्टैच्यूट के अंदर भी प्रियम्बल होता है। वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि पर्टिकुलर स्टैच्यूट एग्जॉस्टिव है या नहीं है। जब हम CRPC पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। सो हियर द वर्ड यूज इज कंसोलिडेट। इसी तरह से जब हम IPC की प्रियम्बल पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमको मिलता है वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड द जनरल पीनल कोड फॉर द इंडिया। सो हियर जनरल पीनल कोड इज आल्सो दैट गिविंग द सेंस ऑफ एग्जॉस्टिव नेचर ऑफ द कोड। बट उसी के साथ जब हम एक्ट पढ़ते हैं, पार्टनरशिप एक्ट जैसे मैं बात करूं, पार्टनरशिप एक्ट कहता है एन एक्ट टू डिफाइंड एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप। अब ये जो पार्टनरशिप एक्ट था ये इस पॉइंट पे कोई नया लॉ नहीं है। बहुत सारे वीडियोस में आपको मिलेगा कि जो एक्ट जो होता है वो उस सब्जेक्ट पे नया लॉ होता है। इट्स नॉट नेसेसरी ऑलवेज। जो पार्टनरशिप एक्ट था, द प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप है, उससे रिलेटेड जो लॉ था वो पहले चैप्टर 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था, सेक्शन 239 से सेक्शन 266 तक। और इसीलिए इसकी प्रियम्बल में आपको मिलता है एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप। यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है, अगर कोई एक्ट कंसोलिडेटेड है, एग्जॉस्टिव है, कॉम्प्रिहेंसिव है, तो ज़रूरी नहीं कि उसके पीछे कोड लिखा ही हो। यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला एग्जाम्पल है लिमिटेशन एक्ट का, द लिमिटेशन एक्ट 1963, एंड व्हेन वी सी द प्रीएम्बल ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, it says
an act to consolidate and amend the law for the limitation of suit and other proceeding and for purposes for the purpose connected therewith। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है consolidate and amend। यहाँ पे जो हमारा द लिमिटेशन एक्ट 1963 है वो पूरी तरह से एग्जॉस्टिव है और वो लिमिटेशन को कवर करता है। सी, जहाँ से हमारा बेयर एक्ट स्टार्ट होता है सेक्शन 1, उससे पहले के पेज पे आपको दो चीज़ें मिलेंगी, इंट्रोडक्शन एंड स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन, SOR। जब आप इंट्रोडक्शन एंड SOR वहाँ पे पढ़ेंगे लिमिटेशन एक्ट, तो उसमें आपको हिस्ट्री मिलेगी कि कैसे लिमिटेशन एक्ट आया, जो कि इसकी कंसोलिडेटेड नेचर को दिखाता है कि सन 1793 से रेगुलेशन पास हुए, फिर ये डेफिनेट लॉ नहीं था। 1859 में फिर फर्स्ट लॉ पास हुआ, वो मुफस्सिल एरिया के लिए अलग था, प्रेसिडेंसी टाउन के लिए अलग था। फिर 1871 में न्यू एक्ट पास हुआ, फिर 1900 एक्ट में फिर सेकेंड टाइम इसको अमेंड करके न्यू एक्ट हुआ। फिर ऑन द थर्ड लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन पे 1956 में एक नया बिल ड्राफ्ट हुआ जो कि कंसोलिडेटेड था, उसको लोकसभा में पेश किया गया, बट लोकसभा डिजोल्व हो गई, इट वाज नॉट पास। इन 1962 अगेन इट वाज डन एंड इन 1963 इट वाज पास। सो आवर लिमिटेशन एक्ट इज़ वेरी मच एग्जॉस्टिव, comprehensive, and it is consolidated of all the laws of the limitation, but the word code has not been used. The second example is the Registration Act 90 Act, the law relating to the registration of the document. When you read the preamble of the Registration Act 908, an act to consolidate the enactment relating to the registration of document, and it was, you know, when you read introduction and the statement of objects and reason, as I said, 7 enactments were there with respect to the registration, and so those were clubbed together. In some videos you will find that there is another argument that the code is only used when a new state is formed or a new country is formed. This is also not perfectly clear or perfectly valid point. If you see the criminal procedure code, the criminal procedure is applicable to the procedure. And if you see the history, you will find in the introduction and the statement of objects and reason, the प्रेसिडेंसी टाउन के अंदर कंसोलिडेटेड किया गया क्रिमिनल प्रोसीजर को, और फर्स्ट टाइम उसका नाम था क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1852। फिर उसको चेंज करके हाई कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, फिर 1872 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वर्ड यूज हुआ, एंड फिर उसके बाद में 1898 में अगेन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हुआ। और इसका मतलब इंडिया जब आज़ाद हुआ तभी से हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यूज़ नहीं होते, उससे पहले भी ये यूज होता है। तो ये लेजिस्लेचर की जो है प्रूडेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी एग्जॉस्टिव एक्ट के पीछे वो कोड लिखना चाहते हैं या एक्ट लिखना चाहते हैं। यहाँ से दो चीज़ें क्लियर होती हैं। पहले ये है कि अगर कोई कोड है, कोई एक्ट में कोड लिखा हुआ है, किसी स्टैट्यूट में कोड लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो डेफिनेटली एग्जॉस्टिव है, वो कवर करता है ऑल पॉइंट्स में जो पहले के प्रीवेलिंग लॉ थे। बट ज़रूरी नहीं कि केवल प्रीवेलिंग लॉ को ही कंसोलिडेट करता है, कुछ उसमें अमेंडमेंट भी हो सकता है। और इसका वाइस वर्सा करेक्ट नहीं है। अगर कोई एक्ट है तो इसका मतलब नहीं है कि वो एग्जॉस्टिव नहीं हो सकता या वो कंसोलिडेटेड नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट ये है कि कोड ज़रूरी नहीं कि जब कोई नया स्टेट, जैसे कि MP लैंड रिवेन्यू एक्ट जब ये नया हुआ तो हुआ, जब MP स्टेट नया बना तो ये इनेक्टमेंट हुआ। ज़रूरी नहीं कि जब नया स्टेट या कंट्री फॉर्म होता है तभी कोड होता है, उसके बाद में भी कभी लेजिस्लेचर इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी लीगल एजुकेशन मिली है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, press the bell icon button so that in the future also you can get the same video, and please be aware of the authentic मटेरियल, बिकॉज वो आपके दिमाग को डिस्टॉर्ट करते हैं और आपका फाउंडेशन को वो रॉन्ग करते हैं। थैंक यू।